Hello everyone, welcome to Study and Stuff. And today we are starting class 10th history chapter 3 the making of a global world. तो आज हम ग्लोबल वर्ल्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो जी, ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है? ये पूरी दुनिया, ये पूरी अर्थ जो है वो एक ग्लोब है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया अब एक ग्लोबल वर्ल्ड हो चुकी है। अब हम लोकल नहीं रहे, अब हम ग्लोबल हो चुके हैं। सारी कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। हम लोग सारी कंट्रीज के आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं थ्रू सोशल मीडिया, एक जैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमारी हैबिट्स हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना ग्लोबल वर्ल्ड बनेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी। और ये ग्लोबलाइजेशन जो है, ये बोला जाता है कि लास्ट 50 ईयर्स में ये जो चेंजेस आए हैं ना, दुनिया जो ज्यादा क्लोज आ गई है, इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन बोला गया है। लेकिन अभी अगर हम ऐसा बोलें कि 50 साल पहले से ही हम लोग आपस में कनेक्ट होना शुरू हुई है सारी कंट्री, तो क्या ये सही होगा? ये सही नहीं है। ठीक है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री ग्लोबलाइजेशन की, बहुत सालों से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और देखो, हम कनेक्ट होती हैं कंट्रीज, तो कैसे कनेक्ट होती हैं? कनेक्ट होती हैं थ्रू ट्रेड। लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लोग मूव करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम ढूंढने के लिए मूव करते हैं। अब इंडिया से बहुत सारे लोग हैं वो यूएस वगैरह में काम करते हैं ना। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी होता है भाई, कैपिटल, पैसा, पैसे भी मूव करते हैं। इंडिया में करप्शन की, स्विस बैंक में जमा करवा दिया, फॉरेन कंट्रीज में जाके शॉपिंग कराए। या फिर फॉरेन कंट्रीज है बहुत सारी, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, तो ये लोग जाके इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज खोल लेते हैं। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। यहाँ पे वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, इसको बहुत टाइम लगा है, इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, और अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ये मॉडर्न वर्ल्ड, ये ग्लोबल वर्ल्ड जो है, उससे पहले का टाइम, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखो, अब आप ध्यान से देखो, ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बीन स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड। धीरे धीरे ह्यूमन सोसाइटीज अलग अलग जगह में, अलग अलग कंट्रीज में, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। हाँ, ऑब्वियसली वो धीरे धीरे हो रहे थे। अब देखो, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स क्या होगा? ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस। अब ये जो लोग हैं, ट्रैवलर्स हैं, उसके अलावा ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, प्रीस्ट हैं, भाई पुजारी लोग हैं, धर्म वाले लोग। ये लोग पिलग्रिम्स हैं, जैसे चाइनीज पिलग्रिम्स हैं, या फिर आप कहीं जाते हो दर्शन करने, मंदिरों को जाते हो, है ना। तो ये लोग ट्रैवल करते थे, ज्यादातर ट्रैवल ये लोग करा करते थे, वास्ट डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। और कैसे ट्रैवल करते थे? किस चीज को लेकर ट्रैवल करते थे? फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए ट्रैवल करेंगे। देखो, जैसे चाइनीज पिलग्रिम्स जो है वो बुद्धिज्म की स्टडी करने यहाँ पे इंडिया में आए। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग हैं भाई वो जाते हैं यूके, जाते हैं अमेरिका, जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे जाके ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी, उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी तुम लोग जाते हो। उसके अलावा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होती है, मतलब भाई आप कोई स्पिरिचुअलिटी की खोज करने, कोई धर्म वगैरह, धार्मिक स्थानों की खोज करने भी जाते हो। उसके अलावा एस्केप परसिक्यूशन, भाई परसिक्यूशन से बचने के लिए, मारकाट से बचने के लिए भी तुम लोग जाते हो एक जगह से दूसरी जगह। जैसे क्या हुआ, ईरान के जो रहने वाले लोग थे, जो ईरानी थे रियल में, उनके वहां पे इन्वेडर्स आए, तो वो लोग अपनी कंट्री से उनको भागना पड़ा, है ना। बहुत सारे ईरानी इंडिया में भी रहते हैं, जिन्हें पारसी बोलते हैं हम लोग। तो उसके अलावा क्या है, अब तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बती लोग, वो जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया, तो वो भी उन लोगों को मूव करना पड़ा। तो कुछ लोग इंडिया में आए, नेपाल में आए, तो उनको मूव करना पड़ा। तो देखो, लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन सारे रीजंस के कारण मूव कर सकते हैं। और जब वो मूव करेंगे, वो क्या करेंगे? दे विल कैरी गुड्स विद देम, अपना कुछ सामान साथ में लेके आएंगे, मनी भी अपनी साथ में लेके आएंगे, अपनी वैल्यूज, अपना धर्म, अपनी सोच, अपने विचार, वो सब लेके आएंगे, आइडियाज लेके आएंगे, अपनी कोई स्किल। जैसे अब तिब्बतियन जो लोग हैं, जब वो इंडिया में आए, वो अपने साथ लेके आए थंका पेंटिंग। आप जरूर इसके बारे में सर्च करो, बहुत ब्यूटीफुल होती है। मेडिटेशन होता है उस पेंटिंग को करते हुए, वो पेंटिंग को बनाने का पूरा प्रोसेस ही एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। उसके अलावा इन्वेंशंस ट्रैवल करती हैं। अब चाइना में कोई डिस्कवरी हुई, अब अमेरिका ने सोलर पैनल्स बना दिए, तो वो आज हम भी यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, तो इन्वेंशंस भी ट्रैवल करती हैं। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्म्स एंड डिजीज भी ट्रैवल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये आज जो चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है ना जी। तो ये देखो ना, ये कैसे ट्रैवल किया, एयरप्लेन से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, और उसके कारण उनके साथ डिजीज, जर्म्स भी ट्रैवल किए। पूरी दुनिया में इस टाइम तहलका मचा हुआ है ना। तो ये बहुत बड़ा आज का ही हमारे पास एग्जांपल है। एज अर्ली एज 3000 बीसीई, आज से यानी कि कंप्लीट टोटल ऑलमोस्ट मान लो 5000 साल पहले तक भी लोग ट्रेड करते थे। देखो, ट्रेड लिंक्स है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, है ना। ईरान वगैरह जो आगे कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, उन सबके साथ बहुत पुराने जमाने से, 5-5 हजार साल पहले से हम लोग ट्रेड करते आ रहे हैं। और उसका हमें प्रूफ क्या मिलता है? देखो, उसका प्रूफ हमें मिलता है काउरीज, काउरी शेल, या फिर कौड़ी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना किसी को भी, अरे यार ये तो 2 कौड़ी की चीज है ना। तो ये क्या होता है? 2 कौड़ी क्या तुम बता रहे हो? तुम करेंसी बता रहे हो, उसका प्राइस बता रहे हो। तो पहले करेंसी क्या चलती थी? कौड़ी चलती थी। और कौड़ी सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं चलती थी, बाकी कंट्रीज के साथ भी जब ट्रेड होता था, तो कौड़ीज एज अ कंट्री, एज अ करेंसी आपकी यूज होती थी, है ना। तो इससे भी हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। बहुत सारी जगह में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उनकी करेंसी सिमिलर है, इसका मतलब है वो सारी कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड है, वो आपस में जुड़ी हुई है। ये आपने जरूर ऑब्जर्व की होंगी, ये होती है कौड़ी। ये पहले एज अ करेंसी यूज की जाती थी सारी कंट्रीज में।
ठीक है जी, इसको बोलते हैं कॉडी या फिर काउरी सी शेल्स। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर मिलती है 9th सेंचुरी के, ये फोटो है और उसमें आप साफ देख सकते हो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक बोट बनी हुई है ना। अब 9th सेंचुरी में बोट बनी हुई है तो ये एक प्रूफ है कि उस टाइम पे भी बोट्स की ट्रेड की कितनी इंपॉर्टेंस थी। लोग शिप से ट्रैवल करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि लोग आपस में कनेक्टेड थे और आज सिर्फ 50 सालों में कनेक्ट नहीं हुए, लोग बहुत पहले से कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो हमें ये प्रूफ करता है कि दुनिया कोई आज की ग्लोबलाइजेशन नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ही लोग आपस में कनेक्ट थे, वो है सिल्क रूट। सिल्क रूट कुछ रास्ते होते थे जो बहुत सारी कंट्रीज को कनेक्ट करते थे, और इनको सिल्क रूट क्यों बोला जाता था? क्योंकि भाई एक गुड था, एक सामान था जिसको बोलते थे सिल्क का सामान, सिल्क के वस्त्र, सिल्क के कपड़े। ये सब सबसे पहले कहां पे बना? ये बनता था चाइना में। तो चाइना का सिल्क का सामान इन रास्तों से मूव करता था दूसरी दूसरी कंट्रीज में, यूरोप तक, नॉर्दर्न अफ्रीका तक ये ट्रैवल करता था सामान। और क्योंकि वो इस रास्ते से सामान ट्रैवल करता था, इसलिए इन रास्तों को ही सिल्क रूट कहा जाने लगा। देखो, द सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ट्रेड तो हमें समझ आ गया है ना जी, क्योंकि सिल्क का ट्रेड होता था यहाँ से और भी सामान का ट्रेड होता था, लेकिन कल्चरल लिंक का क्या मतलब है? अब ये दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है ये रास्ते, तो हम देखते हैं कैसे। अब देखो, सिर्फ चाइनीज सिल्क रूट क्या होगा? सिर्फ यहाँ से सिल्क नहीं ट्रैवल करेगा, और क्या क्या चीज ट्रैवल करेगी? देखो आप, यहाँ से चाइनीज पॉटरी भी ट्रैवल करेगी, इंडिया और साउथ एशिया से जो मसाले थे वो भी यूरोप तक जाते थे, वो भी ट्रैवल करेंगे। और उसके रिटर्न में क्या होगा? यहाँ पे यूरोप से एशिया में गोल्ड और सिल्वर आएगा, ठीक है ना जी। तो ये भी ट्रैवल होता था। हिस्टोरियंस यहां तक बोलते हैं कि ये जो सिल्क रूट है ये सिर्फ लैंड पे नहीं थे, लैंड पे भी होते थे और सी में भी सिल्क रूट थे। और इन्होंने बहुत सारे एशिया को बहुत सारे रीजन से कनेक्ट कर दिया, जैसे यूरोप से कनेक्ट कर दिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, इजिप्ट तक कनेक्ट कर दिया भाई, सारे एशिया को, चाइना को, इंडिया को, ये सारी कंट्रीज को कनेक्ट कर दिया। तो इन चीजों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग तो यहां तक भी बोलते हैं कि ये जो सिल्क रूट है भाई क्रिश्चियन एरा से भी पुराने हैं। जीसस क्राइस्ट फर्स्ट एडी में पैदा हुए, तो उससे भी पुराने हैं ये सिल्क रूट्स। यहाँ पे एक बहुत पुरानी पेंटिंग है, इसमें भी देखो सिल्क रूट बताए गए हैं, तो इसको अभी आप देख सकते हो। ये इस फोटो में आप देख सकते हो, ये सिल्क रूट है। जो आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही है ना, ये देखो चाइना को कनेक्ट कर रही है बाकी सारी कंट्रीज के साथ, जैसे इंडिया को कनेक्ट कर दिया, श्रीलंका, उसके बाद यहां से सारा सऊदी अरेबिया, अफ्रीका तक चली गई, इजिप्ट तक चली गई, ये सारा है ना, अफ्रीका को भी कनेक्ट कर दिया। तो ये सारा जो ये ब्लू लाइंस नजर आ रही है, ये भी सिल्क रूट है, सिल्क रूट है, सिल्क रोड है ये। लेकिन ये क्योंकि ओशन के थ्रू कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलते थे मैरीटाइम सिल्क रूट। और ये लैंड वाला आप देख सकते हो, ये है कॉन्टिनेंटल सिल्क रूट, जो लैंड के थ्रू कंट्रीज को कनेक्ट करता है। आप देखो ना, सारा ये वेस्ट एशिया, इंडिया और यहां तक कि ऊपर यूरोप तक चली जाएंगे ये सारे के सारे रूट्स। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या हुई थी, इन्हीं रूट्स के थ्रू ट्रेड भी होता था, इन्हीं रूट से ही बुद्धिज्म भी ट्रैवल करेगा। यहां से बुद्धिज्म निकलेगा, चाइना जाएगा, देखो आपका ऊपर जाएगा सारा का सारा, जापान तक पहुंच जाएगा सारा। अब देखो, सिर्फ सामान ही एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया, कल्चर ही मूव नहीं किया, फूड भी ट्रैवल किया। अब दो एग्जांपल अगर हम ले लें, एक तो स्पेगेटी का, सेवियां जिसे हम बोलते हैं, और एक है पोटैटो का, आलू। तो ये दो फूड स्टेप का हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। फूड भी हमारे कल्चर का पार्ट है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड्स दे ट्रैवल्ड। अब जो ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो अपने साथ खाना भी लेके जाएंगे अपना। तो अपना खाना आप लेके जाओगे तो दूसरी जगह पे, दूसरी रीजन में आप अपना खाना इंट्रोड्यूस भी करते हो। इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। अब रेडी फूड स्टफ कैसे हो गया? जैसे नूडल्स हैं, सूप के पैकेट हैं, ये सब चीजें भी तो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी कल्चर का पार्ट है कहीं ना कहीं। अब देखो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं नूडल्स का, है ना। अब आप चाहे इसको मैगी मान लो, चाहे आप और कोई नूडल मान लो, उसके अलावा आप चाउमीन बोल लो इसको चाहे तो ये नूडल्स ऐसा माना जाता है कि चाइना से ट्रैवल हुआ और ट्रैवल करते करते ये स्पेगेटी बन गया। स्पेगेटी जैसे सेवियां हम आजकल उसको बोलते हैं, स्पेगेटी और भी होती हैं लंबी लंबी। देखो, अब ऐसा माना जाता है कि जो अरब ट्रेडर्स थे वो पास्ता लेके गए 5th सेंचुरी में सिसिली में, जो इटली का पार्ट है। और आज पूरी दुनिया में पास्ता मानते हैं कि इटली की डिश है, इटालियन डिश है, लेकिन ये अरब ट्रेडर्स लेके गए थे। तो देखो, अब कौन कहां पे क्या चीज इंट्रोड्यूस किया था, आज बहुत मुश्किल है कहना। आज हम सारी दुनिया में पिज्जा वगैरह खाते हैं, पिज्जा वगैरह कौन सी कंट्री ने बनाया हमें नहीं पता, लेकिन ये कि फास्ट फूड वगैरह हम सब लोग कॉमन खाने लग गए हैं आज तक। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का कहीं ना कहीं पार्ट है। अब और भी ऐसा माना जाता है कि इंडिया और जापान में कुछ फूड्स हैं, उसका भी ट्रूथ पता करना कि वो कहां से ओरिजिनेट हुआ था बड़ा मुश्किल है आज। अब यहां पे आपकी एक पिक्चर गिवन है, ये देखो, ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स फ्रॉम वीनस एंड ओरिएंट एक्सचेंजिंग गुड्स। तो मतलब ये क्या है, मर्चेंट है, यूरोपियन मर्चेंट्स हैं और इंडिया के मर्चेंट्स हैं, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ओरिएंट बोलते थे, मैं आपको बताऊं, एशिया को, यानी कि जो चाइना है, इंडिया है, ये जो सारे रीजन्स हैं,
इन सबको ओरिएंट बोला जाता था, यूरोप के लोग इनको ओरिएंट बोलते थे। ठीक है जी। अब देखो और भी बहुत सारे कॉमन फूड्स हैं, जैसे हमने बात की है पोटैटो की, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट्स मूंगफली होगी, मेज होगा, मक्का हो गया, टमाटोज, चिलीज हो गई, स्वीट पोटैटो हो गए। 500 साल पहले माना जाता है कि ये सारी चीजें पूरी दुनिया नहीं खाती थी। ये सारी दुनिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद एशिया में इंट्रोड्यूस हुए। देखो जब क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक व्यक्ति एक्सीडेंटली डिस्कवर करेगा अमेरिका को, तो ऐसा माना जाता है कि ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं ये अमेरिका से ही ट्रेवल करके इंडिया और यूरोप में पहुंची। अब जब हम यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और करेबियन आइलैंड जो दोनों के बीच में पड़ते हैं, वो सारे को हम अमेरिका बोल रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल जो अमेरिका के इनहेबिटेंट्स थे, अमेरिका के मूल निवासी जो वहां के रहने वाले लोग थे, जिन्हें अमेरिकन इंडियंस बोला जाता है, वो उनकी ये सारी की सारी क्रॉप्स हैं। वहां से ये क्रॉप्स वो लगाते थे, वो खाते थे, और ये क्रॉप्स जब कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका, तो उसके बाद उनकी नॉलेज वो साथ में लेके आया, उनकी क्रॉप्स लेके आया, और तब जाके पूरी दुनिया में ये चीजें खानी शुरू हुई। और समटाइम्स हम देखेंगे, समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब ये जो नई क्रॉप्स हैं समटाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी भाई, जीने मरने का सवाल खड़ा हो जाएगा अगर ये क्रॉप्स नहीं मिलती लोगों को आज की डेट में। अब अगर आलू नहीं है तो तुम क्या फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो? आलू के परोठे खा सकते हो तुम लोग? आलू के परोठे तो इंडियन है ना, लेकिन आलू इंडियन नहीं है। फ्रेंच फ्राइज है तो देखो फ्रेंच फ्राइज उनको बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो फ्रांस के हैं आलू? नहीं, वो तो अमेरिका से आए हैं, है ना। तो देखो जीने मरने का सवाल भी पैदा हो जाएगा, तुम्हारे खाने में भी कई चीजें कम हो जाएंगी अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुई होती। यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। ये जो बेचारा पोटैटो है, बहुत हम्बल सा पोटैटो है, इसके कारण यूरोप के लोग अच्छा खाना खाने लग गए, है ना, और लंबा जीने लग गए भाई, अच्छे से जीने लग गए। आयरलैंड्स पुअरेस्ट पीपल बिकेम सो डिपेंडेंट on potatoes that when disease destroyed the potato crop in mid 1840s, hundreds and thousands of people died of starvation। अब देखो आयरलैंड के जो लोग हैं वो तो पोटैटो पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। आप इस फिगर में देख सकते हो, या फिगर में देख सकते हो कि एक खेत है वो खाली हो गया है, लेकिन बच्चे फिर भी पोटैटो ढूंढ रहे हैं। इससे पोटैटो निकाले जा चुके हैं, लेकिन वो फिर भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोटैटो पे वो लोग पुअर लोग डिपेंड करते थे। क्यों? क्योंकि पुअर लोग मीट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब वो मीट क्यों नहीं अफोर्ड कर पाते थे, वो आगे हम इसी चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब देखो ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो डिजीज और कॉन्क्वेस्ट कहां से आ गए देखते हैं धीरे धीरे। अब देखो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी। देखो 16th सेंचुरी तक पूरी दुनिया डिस्कवर की जा चुकी थी, ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो यूरोपियन सेलर्स हैं, इन्होंने सी रूट डिस्कवर कर लिया था एशिया का, इंडिया तक पहुंचने का सी रूट। उसके अलावा ये लोग अमेरिका पहुंच चुके थे, अमेरिका इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। पहले इंडिया और इंडिया के प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते थे ट्रेड के लिए, इंडिया हो गया या फिर पूरा एशिया मान लो आप, चाइना वगैरह, ये प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते थे। अब क्या होगा, यूरोपियंस जब अमेरिका डिस्कवर कर लेंगे तो उनके पास वहां के भी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना जी। तो देखो सबसे पहले इंडियन ओशन जो है, इसमें ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, यहाँ पे लोग मूव करते थे, और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। क्रुशियल पॉइंट होता था ये इन सब के बीच में। कैसे होता था? देखो एक तो यहाँ पे ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता था, हमारा सामान बहुत इंपॉर्टेंट होता था, यहाँ से स्पाइसेस वगैरह लेके जाते थे यूरोपियन लोग। यहाँ के लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, नॉलेज वाले थे, इनकी स्किल्स जो होती थी वो इंपॉर्टेंट होती थी पूरी दुनिया में। देखो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हमारे कस्टम्स इंपॉर्टेंट होते थे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती थी। और यूरोपियंस क्या करते थे? द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प एक्सपेंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। अब सबको पता है कि काउंटिंग पहले इंडिया में डिस्कवर हुई, है ना, एशिया में डिस्कवर हुई, उसके बाद वो अरब ट्रेडर्स के थ्रू यूरोपियंस तक पहुंची। तो और भी बहुत सारी नॉलेज, हमारे स्पाइसेस, ये सब चीजें यूरोप तक पहुंचे, और यूरोप को इससे फायदा हुआ। ये सब हुआ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका से पहले। अब डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बाद क्या होगा? अब देखो इंडिया से आप लोगों को क्या खरीदना है? आपको खरीदने हैं स्पाइसेस, मान लेते हैं ना, यूरोपियंस की हम बात कर रहे हैं, तो तुम वो स्पाइसेस कैसे खरीदोगे? स्पाइसेस तुम खरीदोगे, बदले में हम गोल्ड सिल्वर हमें तुम देके जाओगे। अब इंडिया से तुम्हें कोई सामान खरीदना है, एशिया से तुम्हें कोई सामान खरीदना है, तो तुम कैसे खरीदोगे? बदले में तुम क्या देके जाओगे? गोल्ड या सिल्वर देके जाओगे। अब गोल्ड एंड सिल्वर तुम दोगे तो तुम्हें वो गोल्ड एंड सिल्वर कहां से मिलेगा? देखो ये प्रीशियस मेटल्स जो हैं, जब इन्होंने डिस्कवर कर लिया अमेरिका, स्पेशली सिल्वर, ये कहां से मिला इनको? इन्होंने माइनिंग की बहुत ज्यादा, पेरू में, मैक्सिको में, आज ये अमेरिका का पार्ट है ये कंट्रीज। तो इन अमेरिकाज में इन्होंने ये सोना चांदी वहां से निकाला, और इससे यूरोप भी अमीर हुआ। और फिर जो ट्रेड है, हमारे यहाँ से स्पाइसेस लेने, कुछ लेने हैं, तो वो कैसे लेंगे? गोल्ड एंड सिल्वर अमेरिका से निकालेंगे, वो हमें देंगे, और उसके बदले में स्पाइसेस वगैरह हमारा सामान ले जाएंगे खरीद के, है ना जी। करेंसी उस टाइम गोल्ड सिल्वर होती थी। मैनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो। यहां तक कि देखो जब अमेरिका डिस्कवर हुए तो लेजेंड्स स्प्रेड होने लग गई भाई, स्टोरी स्प्रेड होने लग गई कि देखो जो अमेरिका से वो तो बहुत ही अमीर है, वहां पे एक सोने की पूरी सिटी बनी हुई है, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो बोलते हैं। अभी एक मूवी भी आई है इंडिया में, केजीएफ, अगर किसी ने देखी हो,
तो केजीएफ मूवी में बात कर रहे हैं एल्डोरेडो की। एल्डोरेडो वो इंडिया के एल्डोरेडो की बात कर रहे हैं जो केजीएफ मूवी पे दिखाया हुआ प्लेस है ना। अब देखो, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसाइसिवली अंडरवे बाय मिड 16th सेंचुरी। अब अगर इतना गोल्ड है, इतना सिल्वर है वहां पे, इतनी सारी नई नई क्रॉप्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेल्थ है वहां पे। अब यूरोपियंस लोग जो हैं तो उस वेल्थ को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वो कॉलोनाइज करने की कोशिश करेंगे, कॉन्क्वेस्ट करने की, अटैक करने की कोशिश करेंगे अमेरिका पे। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको मारेंगे, काटेंगे, भगाएंगे, है ना। और वो सारी की सारी जो चीजें गोल्ड सिल्वर है उसको कैप्चर कर लेंगे। तो ये कैसे, कौन बहुत फेमस कुछ कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि पोर्टुगीज है, स्पेनिश है, इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किए रीजन्स, और ये सबसे पहले कैप्चर करेंगे इन एरियाज को। ब्रिटेन वगैरह ये तो बाद में पहुंचेंगे, है ना। सो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, और ये सिर्फ इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पाए इन रीजन्स को कि इनके पास गन्स वगैरह हैं और उनके पास नहीं है, ट्राइबल लोगों के पास नहीं। इसका बहुत बड़ा रीजन कुछ और है। इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स वर was not a conventional military weapon at all. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person. अब देखो, जब क्या होगा कि यहां से यूरोपियन लोग ट्रैवल करेंगे अमेरिका में, अब ये वहां पे अमेरिका के लोगों को कैप्चर करना चाहते हैं, मारेंगे, काटेंगे, आप लड़ाई करोगे तो आप कैप्चर कर लोगे इन एरिया को। अब जो अमेरिका है बहुत टाइम तक वो यूरोप से सेपरेटेड रहेगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो डिजीज होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से यूरोप से कोई डिजीज वहां पे नहीं आएगा। अब अगर आज तक कोई आपको डिजीज हुआ ही नहीं है तो आपने उस डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं करी है ना। तो अमेरिका के लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी ये स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी है उसके लिए। और जब यहां से ये यूरोपियन कॉन्ग्रेस गए तो अपने साथ ये जर्म्स लेके गए, स्मॉल पॉक्स वगैरह लेके गए। अब जब इनके साथ चला गया स्मॉल पॉक्स तो उससे क्या होगा, वहां के लोग मरने शुरू हो जाएंगे, और इनको लड़ाई करने की, उनको हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका गोल्ड सिल्वर आपको छीनना है, उनके रिसोर्सेज उनसे छीनने हैं, तो आपको कोई लड़ाई करने की, तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम जरूरत पड़ी। वहां के लोग अपने आप ही बेचारे डिजीज से मर जाएंगे। अब ऐसा ही हुआ अमेरिका के साथ। देखो, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज दैट केम फ्रॉम यूरोप. Smallpox in particular proved a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent, ahead even of any European reaching there. Europeans के पहुंचने से पहले डिजीज पहुंच गया उनका, एक बंदे को हुआ, सबको फैल गया और लोग मरना स्टार्ट हो गए। अब लोग मर जाएंगे तो उनके रिसोर्सेज यूरोपियंस को मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ही हुआ। यहाँ पे आप एक बॉक्स में देख सकते हो बायोलॉजिकल वॉरफेयर। आज जैसे अभी हमारा पूरी दुनिया में कौन सी डिजीज चल रही है, अभी डिजीज चल रही है ये वाली, है ना जी, अभी ये डिजीज चल रही है। तो ये डिजीज ऐसा माना जाता है कि ये भी जिस कंट्री से ओरिजिन हुआ, उन्होंने इसको एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह यूज किया, उन्होंने इसको एक डिजीज बनाया ताकि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, हमारी कंट्री ग्रो कर जाए, हमारी कंट्री को हम अच्छे से दवाई वगैरह पहले ही दे देंगे। अब ये जॉन विनथॉर्प नाम का कोई पर्सन होगा, फर्स्ट गवर्नर होगा आपका अमेरिका में, तो उसने क्या बोला कि स्मॉल पॉक्स गॉड्स की ब्लेसिंग थी कॉलोनिस्ट के लिए, हम लोगों के लिए भगवान का आशीर्वाद साबित हुई स्मॉल पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स हमें तो ऑलरेडी थी ये डिजीज, तो हम उससे मरते नहीं थे, हमारे पास इम्यूनिटी थी। और वहां के लोगों के लिए ये क्या हुआ, बहुत खतरनाक हो गया, वहां के नेटिव्स मरना स्टार्ट हो गए। और ये भगवान का एक हाथ था हमारे ऊपर, भगवान ने बोला कि भैया आप लोगों को पूरा पूरा आशीर्वाद है हमारा कि डिजीज से ये लोग मर जाएंगे और आप लोग इनके रिसोर्सेज कैप्चर कर सकते हो। तो इन्होंने इसको इस तरह से भी लिया। अब देखो, अंटिल द 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी और हंगर, भूखमरी और गरीबी बहुत कॉमन थी यूरोप में। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे जो सिटीज है वो बहुत क्राउडेड होती थी, है ना, वहां पे भीड़ भाड़ बहुत होती थी, डेडली डिजीज होते थे बहुत ज्यादा, दवाइयां तब डेवलप नहीं हुई थी। मतलब आज जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना कि दिल्ली में या मुंबई में बड़े बड़े शहरों में स्लम्स डेवलप हो गए हैं, झुग्गी बस्ती डेवलप हो गई है, तो ये एक्चुअली में यूरोप में होती थी उस टाइम पे 200 साल पहले, है ना। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बड़ी कॉमन थी, धर्म के नाम पे आपस में लोग लड़ते थे। रिलीजियस डिसेंटर जो लोग थे उनको परसिक्यूट किया जाता था। डिसेंटर कौन होते हैं, देखो, वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अगर तुम कोई धर्म की बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हें मौत की सजा दे सकते थे, परसिक्यूट करते थे, मारते पीटते भी थे। तो क्या हुआ, बहुत सारे जो यूरोप के लोग थे वो अमेरिका में भाग जाएंगे। नया नया एरिया, वहां पे नया नया एरिया डिस्कवर हुआ है तो वो लोग वहां पे चले जाएंगे, वो बोलेंगे भाई यूरोप में तो हमें मार पीट रहे हैं, चलो भाई अपना भागो यहां से, है ना। Here by the 18th century plantations worked by slaves captured in Africa. अब क्या होगा, 18th सेंचुरी के आसपास तक क्या हो गया था, 16th सेंचुरी में आपने अमेरिका डिस्कवर किया, 18th सेंचुरी तक आपने क्या किया, वहां पे बड़ी बड़ी प्लांटेशंस भी डेवलप करनी स्टार्ट कर दी, बड़े बड़े खेत बनाने शुरू कर दिए, है ना, कोई क्रॉप्स लगानी शुरू कर दी वहां पे। और उसको आप कैसे लगाओगे, आप स्लेव्स पकड़ोगे, अफ्रीका के लोगों को पकड़ा, उनको गुलाम बनाया और उनको आप जाके वहां पे ले गए अमेरिका में, और वहां पे उनसे खेतों में फ्री में काम करवाना स्टार्ट कर दिया। और आप क्या ग्रो करते थे वहां पे, कॉटन ग्रो करते थे, शुगर ग्रो करते थे, और भी चीजें ग्रो करते थे यूरोपियन मार्केट्स में सेल करने के लिए। अब अगर आप अपना खेतों में किसी को काम करवाना चाहते हो और आपको बदले में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपकी क्रॉप सस्ती होगी या महंगी होगी,
वो आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि आपको सैलरी भी देनी पड़ रही है किसी को। लेकिन अगर आप स्लेव्स को पकड़ के ले गए हो जो फ्री में आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको कोई सैलरी नहीं देनी पड़ी, अब आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा अपनी क्रॉप सेल करके, है ना। तो ये इनका फंडा था, ये इनका रीजन था जिसके कारण ये लोग स्लेव बनाते थे लोगों को। अब आगे देखो क्या होगा। अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक भी चाइना और इंडिया भाई वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से थे। अब आप देखो ध्यान से, स्टोरी पढ़ना क्या हुई। चाइना और इंडिया 18th सेंचुरी तक बहुत अमीर कंट्रीज होते थे। ये यूरोप वाले लोग हमारे पास ट्रेड करने आते थे। और आज क्या है, आज हाल बिल्कुल उल्टा है। यही कंट्रीज बाद में कॉलोनाइज कर लेंगी आपको, हमारी कंट्रीज को कैप्चर कर लेंगी और बाद में हमारी कंट्रीज गरीब हो जाएंगी। आज इनकी कंट्रीज बहुत अमीर है। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। भैया एशिया से जो ट्रेड होता था, सबसे ज्यादा ट्रेड दो ही कंट्रीज से होता था, इंडिया एंड चाइना से। हाउ एवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी, लेकिन 15th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। चाइना ने क्या डिसाइड किया, चाइना ने बोला कि भाई अब हम पूरी दुनिया के साथ ज्यादा ट्रेड वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दुनिया में नहीं ट्रैवल किया करेंगे ज्यादा, हम अपनी कंट्री में रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, अपनी कंट्री में ही खुश हैं, हम बहुत पॉपुलेशन है हमारे पास और हम उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे और हम खुश रहेंगे, है ना, हमें ट्रेड नहीं करना बाहर। अब देखो हमने देखा ना कि 15th सेंचुरी तक क्या होते थे, चाइना के जो सिल्क रूट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। बाद में यूरोपियंस आए, उन्होंने सी रूट डिस्कवर कर लिए, अमेरिका डिस्कवर कर लिया। अब ट्रेड ज्यादा कौन कर रहा है, अब ये वाली कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, तो अब ये ग्रो करेंगी। हाँ जी, अब ये ग्रो करेंगी। चाइना's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westwards। अब जब चाइना ने अपने आप को लिमिट कर लिया, अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ ज्यादा ट्रेड स्टार्ट कर दिया, अमेरिका इंपॉर्टेंस हो गया ट्रेड के लिए, तो अब वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर कहां पे शिफ्ट हो गया, पहले एशिया में होता था, अब कहां शिफ्ट हो जाएगा, अमेरिका की तरफ हो जाएगा, वेस्टवर्ड हो जाएगा। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूरोपियन लोग क्योंकि पूरी दुनिया से ट्रेड करते थे, अमेरिका डिस्कवर कर लेंगे और अमेरिका को कैप्चर कर लेंगे यूरोपियन लोग, तो अब वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। अमेरिका भी तो यूरोपियंस के कंट्रोल में ही है ना, अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूरोप। यहां पे नीचे आप एक पिक्चर देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो स्लेव्स फॉर सेल, न्यू ऑर्लिन्स की ये फोटो है, देखो 1851 की न्यूज़पेपर में आई है फोटो। ये देखो ध्यान से इस पिक्चर में नोट करना, ये जो लोग हैं ये खरीदार हैं, ये भाई अमीर बंदा है और ये स्लेव्स खरीदने आया। और देखो स्लेव्स को कैसे सजा धजा के बिठाया हुआ, बिल्कुल टोपी टोपी पहना के सजाया हुआ है कि हाँ भाई बेस्ट बना के रखा हुआ। आप प्रोस्पेक्टिव बायर केयरफुली इंस्पेक्टिंग स्लेव्स लाइंड अप बिफोर द ऑक्शन। भाई सेल लग रही है, स्लेव ले लो, स्लेव ले लो, गुलाम ले लो, खरीद लो गुलाम। और आप देखो यहाँ पे मेल्स खड़े हैं सजा धजा के, इनको अपने बेस्ट कपड़ों में पहना रखा है। उसके अलावा विमेन भी खड़ी है यहाँ पे सेल करने के लिए। और ध्यान से ऑब्जर्व करो कितनी बुरी बात है यहाँ पे कि दो बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं, बच्चों को भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। घर पे काम करवाने के लिए तुम लेडीज को यूज करोगे, मेल से तुम खेतों में काम करवाया करोगे फ्री में। तुमने यहाँ के लोगों को पकड़ा, अफ्रीका के लोगों को, और तुमने उनको स्लेव्स की तरह बेचना शुरू कर दिया। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें इस ट्रेड का, ग्लोबलाइजेशन का देखने में नजर आएगा इस चैप्टर में। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।